नमस्ते दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने महाराणा राज सिंह का शुरुआती इतिहास देख लिया था। आज की क्लास में हम देखेंगे कि महाराणा राज सिंह के समय में जो मेवाड़ एवं मारवाड़ संबंध थे वे किस प्रकार के थे और किस प्रकार से महाराणा राज सिंह प्रथम के समय में मेवाड़ एवं मारवाड़ ने एक होकर के औरंगजेब की दमनकारी नीतियों का विरोध किया था एवं किस प्रकार से संयुक्त होकर के औरंगजेब के साथ में संघर्ष किया था। तो देखिए, आइए, महाराणा राज सिंह के समय में मेवाड़ एवं मारवाड़ संबंध। महाराणा राज सिंह के समय में जो जोधपुर के शासक थे उनका नाम क्या था? जसवंत सिंह प्रथम। क्या नाम था? जसवंत सिंह प्रथम। हमने पिछली क्लास में क्या देखा था कि जब मुगल बादशाह शाहजहां की तबीयत बिगड़ी थी, वो बीमार हुआ था, तो उस समय उसके 4 पुत्र थे, दारा शिकोह, शाह सूजा, औरंगजेब एवं मुराद। उन चारों के मध्य मुगल उत्तराधिकार को लेकर के संघर्ष प्रारंभ हो जाता है और उस संघर्ष में जो ये जोधपुर के शासक थे जसवंत सिंह प्रथम, इन्होंने किसका साथ दिया था? जसवंत सिंह प्रथम ने उस संघर्ष में औरंगजेब के विरुद्ध में दारा शिकोह का साथ दिया था। लेकिन हमने यह भी देखा है कि अगला मुगल सम्राट कौन बना था? उस संघर्ष में विजय किसकी हुई थी? औरंगजेब की। तो इसीलिए जब अगला मुगल सम्राट औरंगजेब बना तो औरंगजेब जसवंत सिंह प्रथम से नाराज रहा करता था और इसीलिए जब औरंगजेब अगला मुगल सम्राट बना तो औरंगजेब ने जसवंत सिंह प्रथम की नियुक्ति वर्तमान अफगानिस्तान में करती थी। उस समय अफगानिस्तान भारत का एक अंग हुआ करता था। अफगानिस्तान में एक स्थान आता है, उस स्थान को कहा जाता है जमरूद। औरंगजेब ने जसवंत सिंह प्रथम की नियुक्ति जमरूद में कर दी थी और जमरूद में रहते हुए जसवंत सिंह प्रथम की वहां पर प्राकृतिक रूप से मृत्यु भी हुई थी। जब जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु जमरूद में हुई थी तो उस समय जसवंत सिंह प्रथम वहां पर अपने पूरे परिवार के साथ में थे। लेकिन देखिए, जसवंत सिंह प्रथम के अभी तक कोई संतान नहीं थी, इनके कोई पुत्र नहीं था। इसीलिए जब औरंगजेब को जसवंत सिंह प्रथम के मारे जाने का पता चला तो औरंगजेब ने जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया, जोधपुर पर अधिकार कर लिया। लेकिन देखिए, यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना कि जब जसवंत सिंह प्रथम जमरूद में थे, इनकी रानियां भी इनके साथ वहीं पर थी और इनकी एक रानी गर्भवती थी। जब जसवंत सिंह प्रथम की मृतदेह को जमरूद से मारवाड़ लाया जा रहा था तो मार्ग में जसवंत सिंह प्रथम की एक रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया और उस पुत्र का नाम क्या था? देखिए, उस पुत्र का नाम क्या था? अजीत सिंह। क्या नाम था? अजीत सिंह। अजीत सिंह कौन थे? एक बार और देखना। जोधपुर के जो शासक थे जसवंत सिंह प्रथम, जसवंत सिंह प्रथम के पुत्र थे अजीत सिंह। लेकिन अजीत सिंह का जन्म जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु के बाद में हुआ था, तो इस बात का आप ध्यान रखना। अब देखिए, जैसे इस बात का समाचार औरंगजेब को मिला कि जसवंत सिंह प्रथम की एक रानी ने जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु के बाद में एक पुत्र को जन्म दिया है, तो औरंगजेब काफी घबरा गया और औरंगजेब ने क्या किया? अपने कुछ सैनिकों को जसवंत सिंह प्रथम की रानियों के पास में भेजा, उनके कुछ सामंतों के पास में भेजा। उन सैनिकों ने आकर के जसवंत सिंह की रानियों एवं जसवंत सिंह के सामंतों से यह कहा कि औरंगजेब ने यह कहलवाया है कि आप अजीत सिंह को मारवाड़ मत लेकर के जाइए, बल्कि मेरे पास दिल्ली लेकर के आइए। इतना सुनते ही जसवंत सिंह प्रथम के एक सामंत थे, उनका नाम था वीर दुर्गादास राठौड़। वीर दुर्गादास राठौड़ ये समझ गए कि औरंगजेब अजीत सिंह को दिल्ली बुला रहा है, मतलब औरंगजेब अजीत सिंह को मार सकता है, इनकी हत्या कर सकता है। इसीलिए जैसे तैसे करके वीर दुर्गादास राठौड़ ने क्या किया? अजीत सिंह को औरंगजेब के चुंगल से छुड़ाया और अजीत सिंह की सुरक्षा के लिए इनको लेकर के पहुंचा मेवाड़ के शासक राज सिंह प्रथम की शरण में। तो इस बात का आप ध्यान रखना। देखिए, 28 नवंबर 1678 में मारवाड़ अथवा जोधपुर के राजा जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु हो जाने के बाद औरंगजेब ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया एवं जसवंत सिंह की मृत्यु के उपरांत पैदा हुए उनके पुत्र अजीत सिंह को मारने की योजना बनाई। अजीत सिंह को वीर दुर्गादास राठौड़ एवं अन्य वफादार सामंतों ने औरंगजेब से बचाकर ये राज सिंह की शरण में लेकर के आ गए। अब जैसे ही वीर दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को लेकर के मेवाड़ पहुंचे महाराणा राज सिंह प्रथम के पास, तो महाराणा राज सिंह प्रथम ने क्या किया? अजीत सिंह को अपने राज्य में सिरोही के निकट शरण दी और अजीत सिंह के खर्चे के लिए एक जागीर भी इनके नाम कर दी। उस जागीर का नाम आपको ध्यान रखना है। महाराणा राज सिंह प्रथम ने अजीत सिंह के खर्चे के लिए इनको केलवा की जागीर प्रदान करी थी और इस प्रकार से मेवाड़ एवं मारवाड़ एक हो गए और आगे चल करके अब मेवाड़ एवं मारवाड़ संयुक्त होकर के औरंगजेब के साथ संघर्ष करेंगे। तो देखिए, लिखिए, तब महाराणा राज सिंह प्रथम ने अजीत सिंह को अपने राज्य में सिरोही के निकट शरण दी एवं अजीत सिंह के निर्वाह के लिए राज सिंह ने केलवा की जागीर उनके निजी खर्च के लिए प्रदान करी थी। और इस समय मेवाड़ तथा मारवाड़ ने एक होकर के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से औरंगजेब का विरोध किया था। देखिए, सिरोही में महाराणा राज सिंह ने
किस ब्राह्मण के पास में अजीत सिंह को शरण दी थी और किस प्रकार से इनको वीर दुर्गादास राठौड़ ने दिल्ली से निकाला था, ये सब बातें हम मारवाड़ के इतिहास में देखेंगे। अब ये मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं तो हम बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ेंगे इस चीज को, क्योंकि ये घटनाक्रम भी बहुत लंबा चौड़ा है, इसीलिए बिल्कुल मैंने आपको शॉर्ट में समझाया है कि अजीत सिंह को जो सिरोही में शरण दी गई थी वो किस ब्राह्मण के पास में दी गई थी, और वीर दुर्गादास राठौड़ जब दिल्ली से अजीत सिंह को बचा करके लाए थे तो किन परिस्थितियों में बचाया था। एक नकली अजीत सिंह को वीर दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह की जगह सुला करके आ गए थे, और औरंगजेब इसी भ्रम में था कि जो बच्चा औरंगजेब के पास में है वही असली अजीत सिंह है। तो ये बातें हम सब मारवाड़ के इतिहास में करेंगे। तो चलिए एक बार पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए अब देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जब जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु हुई थी तो उसके बाद में औरंगजेब क्या करता है, इनकी रानियों को एवं अजीत सिंह को अपने पास में दिल्ली बुलवा लेता है, और दिल्ली में औरंगजेब इन सबको रूप सिंह राठौड़ की हवेली में ठहराता है। और जब इस बात का पता वीर दुर्गादास राठौड़ को चला तो वीर दुर्गादास राठौड़ ने क्या किया, अपने कुछ साथियों को लेकर के पहुंचते हैं रूप सिंह राठौड़ की हवेली में, और वहां पर जो अजीत सिंह होते हैं, वीर दुर्गादास राठौड़ उस अजीत सिंह को अपने साथ में ले लेते हैं, और अजीत सिंह के स्थान पर एक दूसरे बालक को सुला करके ये मेवाड़ के महाराणा राज सिंह प्रथम की शरण में चले आते हैं। औरंगजेब क्या करता है, उसी नकली बालक को असली अजीत सिंह समझता रहता है, लेकिन जब कुछ दिनों के बाद में औरंगजेब को इस सच्चाई का पता चला कि असली अजीत सिंह तो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह प्रथम की शरण में है, तो औरंगजेब क्या करता है, महाराणा राज सिंह प्रथम को एक पत्र लिखता है और कहता है कि आप मुझे असली अजीत सिंह को लौटा दीजिए। लेकिन महाराणा राज सिंह प्रथम ने क्या किया, औरंगजेब को उस पत्र का जवाब कुछ इस प्रकार से दिया कि मैं किसी भी हालत में आपको असली अजीत सिंह को नहीं लौटा सकता। इसीलिए औरंगजेब अब क्रोधित होकर के मेवाड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाता है। तो देखिए औरंगजेब का मेवाड़ अभियान, देखिए औरंगजेब का मेवाड़ अभियान देखिए। अजीत सिंह की सच्चाई पता चलने पर औरंगजेब ने असली अजीत सिंह को महाराणा राज सिंह प्रथम से मांगा था, परंतु राज सिंह ने औरंगजेब की मांग को ठुकरा दिया। इसीलिए क्या हुआ, 3 सितंबर सन 1679 ईस्वी को औरंगजेब अजमेर से मेवाड़ के लिए रवाना होता है। तो देखिए क्या हुआ, 3 सितंबर 1679 को औरंगजेब दिल्ली से रवाना हुआ एवं 26 अक्टूबर सन 1679 को अजमेर पहुंचता है, और औरंगजेब खुद तो अजमेर में रुकता है, लेकिन अजमेर से अपने एक सेनापति जिसका नाम होता है तहव्वर खान को सेना देकर के मेवाड़ भेजता है महाराणा राज सिंह के विरुद्ध। तो इस बात का ध्यान रखना। देखिए 26 अक्टूबर 1679 को अजमेर पहुंचा और तहव्वर खान को सेना सहित मेवाड़ भेजा। और देखिए यहां पर आप इस बात का भी ध्यान रखना कि औरंगजेब महाराणा राज सिंह पर केवल इसी एक कारण की वजह से नाराज नहीं था, औरंगजेब महाराणा राज सिंह से पहले भी नाराज था। चारुमती के विवाह को लेकर के भी औरंगजेब महाराणा राज सिंह से नाराज था, और इसके अलावा औरंगजेब ने जब जजिया कर लगाया था तो जजिया कर लगाने से भी औरंगजेब को एक पत्र लिखा गया था महाराणा राज सिंह के द्वारा। और जब औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ने की आज्ञा जारी करी थी तो महाराणा राज सिंह ने क्या किया था, अपने राज्य में श्रीनाथ जी का मंदिर भी बनवाया था और द्वारकाधीश जी का मंदिर भी बनवाया था, जिस समय एक तरफ तो औरंगजेब मंदिरों को तोड़ रहा था और महाराणा राज सिंह नए मंदिरों का निर्माण कर रहे थे। तो इसीलिए कई कारण थे, औरंगजेब महाराणा राज सिंह से कई कारणों से नाराज था और अंततः ये मेवाड़ पर अभियान चलाता है। और देखिए 26 अक्टूबर 1679 को जब औरंगजेब अजमेर पहुंचा तो वहां से इसने क्या किया था, अपने सेनापति तहव्वर खान को सेना सहित मेवाड़ भेजा था, लेकिन तहव्वर खान को महाराणा राज सिंह के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई सफलता नहीं मिली। इसीलिए औरंगजेब ने क्या किया, 1 दिसंबर सन 1679 को ये स्वयं अजमेर से उदयपुर की ओर रवाना होता है और देबारी में जाकर के ठहरता है। तो देखिए इसके बाद 1 दिसंबर 1679 ईस्वी को औरंगजेब स्वयं अजमेर से उदयपुर की ओर रवाना हुआ एवं देबारी में रुका। लेकिन जैसे ही महाराणा राज सिंह को औरंगजेब के आने की खबर मिली तो महाराणा राज सिंह ने क्या किया, महाराणा प्रताप एवं महाराणा अमर सिंह की नीतियों का अनुसरण करते हुए औरंगजेब के आने से पहले ये पहाड़ों में चले गए। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए महाराणा राज सिंह औरंगजेब के आने से पहले ही महाराणा प्रताप एवं महाराणा अमर सिंह की नीति का अनुसरण करते हुए पहाड़ों में चले गए। और जब औरंगजेब को इस बात का पता चला कि महाराणा राज सिंह पहाड़ों में जा चुके हैं तो औरंगजेब ने महाराणा राज सिंह को पकड़ने के लिए अपने एक सेनापति जिसका नाम था हसन अली खान को महाराणा राज सिंह को पकड़ने के लिए महाराणा राज सिंह के पीछे पहाड़ों में भेजा था। तो ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए औरंगजेब ने हसन अली खान को महाराणा राज सिंह के पीछे पहाड़ों में भेजा था। अब देखिए अभी औरंगजेब कहां पर है, औरंगजेब अभी देबारी में रुका हुआ है जबकि महाराणा राज सिंह पहाड़ों में जा चुके हैं। यहां से औरंगजेब क्या करता है, देबारी से अपने पुत्रों को, मोहम्मद को, आजम को और अपने कुछ सेनापतियों को जैसे इक्का ताज खान, सादुल्ला खान
आदि को क्या करता है, उदयपुर भेजता है। जब ये सब लोग उदयपुर पहुंचते हैं तो उदयपुर में इनको कोई भी नहीं मिलता, इसीलिए ये सब क्या करते हैं, जो उदयपुर में प्रसिद्ध जगदीश मंदिर बना हुआ है उस जगदीश मंदिर में तोड़फोड़ मचा देते हैं, उस मंदिर को तोड़ देते हैं, उस मंदिर की मूर्तियों को खंडित कर देते हैं। तो देखिए, देवबारी से औरंगजेब ने शहजादा मोहम्मद आजम खानेजहां, सादुल्ला खां, रोहल्ला खां एवं इक्काताज खान को उदयपुर भेजा। और जब ये उदयपुर पहुंचे तो इस सादुल्ला खान ने और इक्काताज खान ने क्या किया, उदयपुर का जो प्रसिद्ध मंदिर है जगदीश मंदिर, जिसका निर्माण किसने कराया था, महाराणा जगत सिंह प्रथम ने। महाराणा राज सिंह प्रथम के पिता महाराणा जगत सिंह प्रथम ने जिस जगदीश मंदिर का निर्माण कराया था उस मंदिर को ये सादुल्ला खां एवं इक्काताज खान तोड़ देते हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, जनशून्य उदयपुर को देखकर सादुल्ला खां एवं इक्काताज खान ने उदयपुर में बने हुए प्रसिद्ध जगदीश मंदिर में तोड़फोड़ की एवं मूर्ति को खंडित कर दिया। अब देखिए, औरंगजेब देवबारी से पहुंचता है उदय सागर, और जब औरंगजेब उदय सागर पहुंचता है तो वहां पर भी इसको 3 मंदिर दिखे। औरंगजेब उदय सागर में बने हुए तीनों मंदिरों को तोड़ देता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, इसके बाद औरंगजेब देवबारी से उदय सागर पहुंचा और वहां बने हुए 3 मंदिरों को तोड़वा दिया। उदय सागर के मंदिरों को तोड़ने के बाद में औरंगजेब पहुंचता है चित्तौड़, और ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब ने चित्तौड़ में कुल 63 मंदिरों को तोड़वाया था। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, वहां से औरंगजेब चित्तौड़गढ़ पहुंचा एवं चित्तौड़ में 63 मंदिरों को तोड़वा दिया था। अब एक बार छोटी सी बात पे आप ध्यान दीजिएगा, अभी हमने जगदीश मंदिर की बात की है जिसको कि महाराणा जगत सिंह प्रथम ने बनवाया था। एक बार आप देखिए जगदीश मंदिर कौन सा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो जगदीश मंदिर जो उदयपुर में बना हुआ है, इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब औरंगजेब के जो सेनापति थे इक्काताज खान एवं सादुल्ला खान जब इस मंदिर को तोड़ने के लिए आए तो महाराणा राज सिंह ने क्या किया था, महाराणा राज सिंह ने इस मंदिर की सुरक्षा के लिए 20 माचातोड़ रक्षकों को नियुक्त किया था। माचातोड़ रक्षक क्या होते हैं, देखिए, जब महाराणा राज सिंह पहाड़ों में चले गए थे, या महाराणा अमर सिंह जब पहले पहाड़ों में चले जाते थे, या महाराणा प्रताप जब पहाड़ों में चले जाते थे, तो मेवाड़ के महाराणाओं पर एक आरोप लगता था कि युद्ध से डरते हैं, युद्ध से डरने के कारण ये पहाड़ों में चले जाते हैं, आमने सामने की लड़ाई नहीं करते। इसी ताने से बचने के लिए मेवाड़ के महाराणा क्या करते थे कि जब कभी भी अपने नियत स्थान को छोड़ करके जाते थे, पहाड़ों में चले जाते थे, तो उससे पहले कुछ लोगों को नगर की सुरक्षा के लिए या मंदिरों की सुरक्षा के लिए छोड़ करके जाते थे। और जो रक्षक होते थे वे क्या करते थे, जो विरोधी सेना होती थी उस सेना का इंतजार करते थे खाट बिछा करके, माचा बिछा करके, इसीलिए उनको माचा तोड़ रक्षक कहते हैं। टांग के ऊपर टांग रख करके माचा तोड़ रक्षक शत्रु सेना का इंतजार किया करते थे। और करीब 20 की संख्या में इस मंदिर की सुरक्षा के लिए 20 माचा तोड़ रक्षक औरंगजेब के आने का इंतजार कर रहे थे। और 20 के 20 रक्षक एक साथ नहीं होते थे, जैसे कि एक यहाँ पर है, फिर एक 500 मीटर आगे मिलेगा, फिर एक 500 मीटर आगे मिलेगा, और एक टांग के ऊपर एक टांग रख करके माचे के ऊपर, खाट के ऊपर ये सोते रहते थे। और जैसे ही विरोधी सेना आती थी तो एक एक करके उससे लड़ते थे, और अपने हाथ में वो एक पत्ती वाली तलवार रखते थे तो उसको चलाते रहते थे इस प्रकार से, तो कई लोगों को ये मार देते थे। तो इनको माचातोड़ रक्षक कहा जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जगदीश मंदिर की सुरक्षा के लिए 20 माचातोड़ रक्षकों ने अपना बलिदान दिया था। इस मंदिर को जीतने के लिए, इस मंदिर को तोड़फोड़ करने के लिए औरंगजेब को पूरा दिन लग गया था। उन 20 सैनिकों की हत्या करने के लिए औरंगजेब की एक बहुत बड़ी सेना को पूरा दिन लग गया था। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जगदीश मंदिर की सुरक्षा के लिए 20 माचातोड़ रक्षकों ने अपना बलिदान दिया था। और ये जो जगदीश मंदिर अभी आपने देखा है, जब औरंगजेब ने इसको तोड़ दिया था तो बिल्कुल इसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। इसके बाद में मेवाड़ में एक शासक होंगे महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था, इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, कालांतर में संग्राम सिंह द्वितीय ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। तो चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। और देखिए, इस बात का ध्यान रखना कि माचातोड़ रक्षक क्यों रखते थे, ये इस बात का मैसेज था मेवाड़ के महाराणाओं की ओर से कि हम डरते नहीं है। अगर हम डरते तो इन 20 लोगों को यहाँ छोड़ करके नहीं जाते। हम डरते नहीं है। छापामार युद्ध या पहाड़ी युद्ध हमारी युद्ध नीति का हिस्सा है। अगर हम डरते युद्ध से तो इन 20 लोगों को आपकी इतनी बड़ी सेना के सामने अकेला छोड़ करके नहीं जाते। हमारे 20 लोगों में इतनी हिम्मत है जो आपकी इतनी बड़ी सेना से लोहा ले सकती है, आपकी इतनी बड़ी सेना से लड़ सकती है। तो कुल मिलाकर के मेवाड़ के महाराणाओं का ये मैसेज था विरोधी सेना को या शत्रु सेना को कि हमें आप
कमजोर मत समझिए, हमें आप भगोड़ा मत समझिए, हमें आप डरपोक मत समझिए। इसीलिए 20 माचातोड़ रक्षकों को इस मंदिर की नियुक्ति के लिए छोड़ा था और उन्होंने इतनी अद्भुत वीरता का परिचय दिया कि औरंगजेब को पूरा का पूरा दिन लग गया था इन 20 लोगों को मारने में, और सैकड़ों लोगों की हत्या इन 20 लोगों ने कर दी थी। तो चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए अब देखिए, जब महाराणा राज सिंह औरंगजेब के आने से पहले ही महाराणा प्रताप एवं महाराणा अमर सिंह की नीति का अनुसरण करते हुए पहाड़ों में चले गए थे, तो औरंगजेब ने महाराणा राज सिंह को पकड़ने के लिए किसको भेजा था? हसन अली खान को। ऐसा कहा जाता है कि इस हसन अली खान ने महाराणा राज सिंह के पीछे घूमते घूमते संपूर्ण मेवाड़ में कुल 172 मंदिरों को तोड़ा था। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, हसन अली खान ने महाराणा राज सिंह का पीछा करते हुए संपूर्ण मेवाड़ में कुल 172 मंदिरों को तोड़ा था। इसीलिए औरंगजेब इससे बड़ा प्रसन्न था और इससे प्रसन्न होकर के औरंगजेब ने हसन अली खान को बहादुर आलमगिरी शाही की उपाधि प्रदान की थी। तो इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। औरंगजेब ने प्रसन्न होकर हसन अली खान को बहादुर आलमगिरी शाही की उपाधि प्रदान करी थी। और इस संपूर्ण विषय की जानकारी कि औरंगजेब ने इतने सारे मंदिर तोड़े थे और ये उपाधि प्रदान की थी, ये सारी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? ये सारी की सारी बातें खुद औरंगजेब अपनी आत्मकथा मसीरे आलमगिरी में कहता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, इस संपूर्ण विषय की जानकारी स्वयं औरंगजेब अपनी आत्मकथा मसीरे आलमगिरी या औरंगजेब नामा में देता है। और देखिए, यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखना कि जो औरंगजेब की आत्मकथा है उसको क्या कहा जाता है? मसीरे आलमगिरी कहा जाता है। लेकिन प्रसिद्ध इतिहासकार मुंशी देवी प्रसाद ने अपनी भाषा में मसीरे आलमगिरी का अनुवाद किया था और मुंशी देवी प्रसाद के अनुवाद को क्या कहा जाता है? औरंगजेब नामा कहा जाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना। अब देखिए, मुंशी देवी प्रसाद तो क्या कहते हैं अपने अनुवाद में कि औरंगजेब ने मेवाड़ में कुल 172 मंदिरों को तोड़ा था, जबकि प्रसिद्ध इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने क्या कहा है अपने अनुवाद में कि औरंगजेब ने कुल 173 मंदिरों को तोड़ा था। जबकि एक और प्रसिद्ध इतिहासकार है, उनका नाम है इलियट। इलियट कहते हैं कि कुल 122 मंदिरों को तोड़ा था। तो देखिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जदुनाथ सरकार के अनुवाद के अनुसार 173 एवं इलियट के अनुवाद के अनुसार 122 मंदिरों को औरंगजेब ने मेवाड़ में तोड़ा था। इतने सारे मंदिरों को तोड़ने के बाद में औरंगजेब क्या करता है? पुनः अजमेर लौट जाता है। लेकिन अजमेर लौटने से पहले औरंगजेब क्या करता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अपने पुत्र अकबर द्वितीय को नियुक्त करता हुआ अजमेर लौटता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, औरंगजेब मंदिरों में तोड़फोड़ करता हुआ शहजादे अकबर को, ये अकबर द्वितीय है, ध्यान रखना कि वो वाला अकबर नहीं है, अकबर द्वितीय है। शहजादे अकबर द्वितीय को चित्तौड़ में नियुक्त करके अजमेर लौट गया। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अकबर द्वितीय को महाराणा राज सिंह के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई सफलता नहीं मिली। इसीलिए औरंगजेब ने कुछ समय के बाद में 26 जून 1680 को अकबर द्वितीय को चित्तौड़ से हटा करके मारवाड़ में नियुक्त कर देता है। तो देखिए, परंतु अकबर द्वितीय को महाराणा राज सिंह के विरुद्ध कोई सफलता नहीं मिली। इसीलिए 26 जून 1680 को, कुछ समय के बाद औरंगजेब ने 26 जून 1680 को अकबर द्वितीय को चित्तौड़ से हटाकर मारवाड़ अर्थात जोधपुर में नियुक्त कर दिया। और चित्तौड़ में औरंगजेब ने अकबर द्वितीय के स्थान पर अपने दूसरे पुत्र आजम की नियुक्ति कर दी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, अकबर के स्थान पर या अकबर द्वितीय के स्थान पर शहजादे आजम को चित्तौड़ में नियुक्त कर दिया। अब जब औरंगजेब पुनः अजमेर लौटा, उसके बाद में महाराणा राज सिंह ने क्या किया? इन तोड़े गए मंदिरों का प्रतिशोध लेने के लिए अपने छोटे पुत्र कुंवर भीम सिंह को गुजरात भेजा। और कुंवर भीम सिंह ने क्या किया? गुजरात में जाकर के लगभग 300 छोटी मस्जिदों को एवं एक बड़ी मस्जिद को वहां पर तोड़ दिया। तो देखिए, औरंगजेब के अजमेर लौट जाने के बाद में महाराणा राज सिंह ने तोड़े गए मंदिरों का प्रतिशोध लेने के लिए अपने छोटे कुंवर भीम सिंह को गुजरात भेजा। और भीम सिंह ने गुजरात में क्या किया था? एक तो बड़ी मस्जिद और 300 छोटी मस्जिदों को तोड़ करके इन मंदिरों का प्रतिशोध लिया। देखिए, भीम सिंह ने गुजरात में एक बड़ी एवं 300 छोटी मस्जिदों को तोड़ा एवं मुसलमानों से लाखों रुपयों की दंड राशि प्राप्त करी एवं मेवाड़ लौट आए। इसके अलावा महाराणा राज सिंह ने क्या किया? इनके एक मंत्री थे, उनका नाम था दयालदास। दयालदास को मालवा में भेजा और दयालदास ने भी मालवा में जाकर के क्या किया? सैकड़ों मस्जिदें वहां पर इन्होंने तोड़ दी थी। तो देखिए, महाराणा राज सिंह ने अपने मंत्री दयालदास को मालवा की ओर भेजा और दयालदास ने भी अपनी सेना सहित मालवा जाकर सैकड़ों मस्जिदों को गिरा दिया। तो इस प्रकार से देखिए, महाराणा राज सिंह ने ज्यादा समय नहीं लिया। इन्होंने भी जैसा औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ा था, तुरंत ही कई सारी मस्जिदों को इन्होंने भी तोड़ दिया, सैकड़ों मस्जिदें इन्होंने भी तोड़ दी थी। तो चलिए एक बार आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए अब देखिए,
ऐसा कहा जाता है कि महाराणा राज सिंह ने राजसमंद जिले में गोमती नदी पर एक झील का निर्माण करवाया था। उस झील को क्या कहा जाता है? राजसमंद झील कहा जाता है। देखिए, राजसमंद झील। और इसी झील के किनारे पर महाराणा राज सिंह ने राज प्रशस्ति भी लिखवाई थी, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब हम पढ़ेंगे राजसमंद झील एवं राज प्रशस्ति के बारे में। पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है? आपसे राजसमंद झील का निर्माण समय पूछा जा सकता है कि इस झील का मुहूर्त तो कब लगाया गया था और निर्माण कार्य कब पूर्ण हुआ था। तो इस झील का मुहूर्त सन 1662 ईस्वी में लगा था, जबकि इसका जो पूरा निर्माण हुआ था वो कब हुआ था? सन 1676 ईस्वी में। 1662 ईस्वी से लेकर के सन 1676 ईस्वी तक लगभग 14 वर्ष लगे थे इस झील को बनाने में। कितना समय लगा था? लगभग 14 वर्ष। अब देखिए, महाराणा राज सिंह ने इस झील का निर्माण क्यों करवाया था, तो आइए जानते हैं। राजसमंद झील के निर्माण के कारण मुख्यतः 3 कारण देखने को मिलते हैं कि महाराणा राज सिंह ने इस झील का निर्माण क्यों करवाया था। जो सबसे प्रमुख कारण है, सबसे मान्य कारण है, वो क्या है? इतिहासकार ये कहते हैं कि महाराणा राज सिंह ने इस झील का निर्माण अकाल राहत कार्यों के लिए करवाया था। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए, अकाल राहत हेतु सबसे मान्य कारण तो यही है। जबकि जो एक और कारण मिलता है वो क्या मिलता है कि एक बार महाराणा राज सिंह का विवाह निश्चित हुआ जैसलमेर के एक शासक थे राव मनोहर दास। मनोहर दास की एक पुत्री थी कर्षण कंवरी। देखिए, जैसलमेर के शासक रावल मनोहर दास की पुत्री कर्षण कंवरी के साथ महाराणा राज सिंह का विवाह निश्चित हुआ था। और जब महाराणा राज सिंह अपनी बारात लेकर के जैसलमेर जा रहे थे और मार्ग में जो गोमती नदी आई, गोमती नदी में उस समय बाढ़ आई हुई थी, इसीलिए महाराणा राज सिंह उस नदी को पार नहीं कर पाए और 2 दिन तक महाराणा राज सिंह को इसी नदी के किनारे बैठा रहना पड़ा था। तभी महाराणा राज सिंह ने सोच लिया था कि अगर इस नदी पर कोई बांध होता तो आज मैं अपने विवाह में समय पर पहुंच सकता था। तो देखिए, एक कारण ये भी है। महाराणा राज सिंह को अपने विवाह हेतु जैसलमेर जाते समय गोमती नदी के वेग के कारण 2 दिन वहीं रुकना पड़ा था। और इसके अलावा जो तीसरा कारण मिलता है इस झील के निर्माण के पीछे का, वो क्या मिलता है? तो देखिए, ऐसा कहा जाता है कि महाराणा राज सिंह के जो सबसे बड़े पुत्र थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था सुल्तान सिंह। सुल्तान सिंह ही वास्तव में मेवाड़ के अगले उत्तराधिकारी थे। महाराणा राज सिंह के बाद में अगर मेवाड़ का शासक किसी को बनना चाहिए था तो किसको बनना चाहिए था? सुल्तान सिंह को बनना चाहिए था। लेकिन महाराणा राज सिंह के एक रानी और थी और उनसे जो उनके पुत्र था उसका नाम था सरदार सिंह। सरदार सिंह की माता अपने पुत्र सरदार सिंह को मेवाड़ का शासक बनवाना चाहती थी। इसीलिए सरदार सिंह की माता ने महाराणा राज सिंह को सुल्तान सिंह के विरुद्ध भड़का दिया और महाराणा राज सिंह ने आवेश में आकर के अपने सबसे बड़े पुत्र सुल्तान सिंह की हत्या कर दी थी। तो देखिए, राज सिंह ने अपनी एक रानी के कहने पर अपने छोटे पुत्र सरदार सिंह को अपना युवराज बनाने के लिए अपने बड़े पुत्र सुल्तान सिंह की हत्या कर दी थी। इस हत्या के बाद में सरदार सिंह की माता ने क्या किया? सरदार सिंह की माता को बड़ी जल्दी थी, वो चाहती थी कि महाराणा राज सिंह जल्दी मर जाएं। इसीलिए सरदार सिंह की माता ने क्या किया? एक पुरोहित के माध्यम से महाराणा राज सिंह को जहर देने का प्रयास किया था। लेकिन इसका पता महाराणा राज सिंह को चल गया। तब महाराणा राज सिंह ने क्या किया? उस पुरोहित को भी मार डाला और सरदार सिंह की माता को भी मार डाला। देखिए, परंतु बाद में सरदार सिंह की माता एक पुरोहित के माध्यम से राज सिंह को जहर देकर मारना चाहती थी। इसीलिए क्या हुआ? महाराणा राज सिंह को इस बात का पता चल गया था और महाराणा राज सिंह ने उस पुरोहित को भी मार डाला और सरदार सिंह की माता को भी मार डाला। जब इस बात का पता सरदार सिंह को चला तो सरदार सिंह खुद ही जहर खा करके मर गया। तो देखिए, महाराणा राज सिंह ने सरदार सिंह की माता एवं उस पुरोहित की भी हत्या कर दी। इससे सरदार सिंह भी स्वयं ही जहर खा करके मर गया। आप देखिए, महाराणा राज सिंह ने कितने लोगों की हत्याएं कर दी। सबसे पहले तो अपने सबसे बड़े पुत्र सुल्तान सिंह की हत्या करी। सुल्तान सिंह की हत्या के बाद में इस पुरोहित की हत्या कर दी। पुरोहित की हत्या के बाद में सरदार सिंह की माता की हत्या कर दी। उसके बाद में सरदार सिंह खुद जहर खा करके मर गया। इतनी सारी हत्याओं का पाप किसके सर पर चढ़ा? महाराणा राज सिंह के सर पर। इसके बाद में क्या हुआ? महाराणा राज सिंह के राज्य में एक चारण कवि रहता था, उसका नाम था उदयभान। उदयभान ने क्या किया? महाराणा राज सिंह की नासमझी पर अपनी कविताओं के माध्यम से महाराणा राज सिंह की आलोचना करी। तब क्या था? महाराणा राज सिंह का दिमाग तो पहले खिसका हुआ था। इसीलिए महाराणा राज सिंह ने उस चारण उदयभान की भी हत्या करवा दी। देखिए, इस घटना को लेकर एक चारण उदयभान ने अपनी कविता के माध्यम से राज सिंह की आलोचना की थी। इसलिए राज सिंह ने उस चारण की भी हत्या कर दी थी। इसीलिए बड़े बड़े पंडितों ने महाराणा राज सिंह से कहा कि आपने बड़ा पाप अपने सर पर ले लिया है। इस पाप से अगर आपको मुक्ति चाहिए तो आपको एक झील का, एक तालाब का निर्माण करवाना चाहिए। तो देखिए, इन सभी हत्याओं के पाप से मुक्ति के लिए पंडितों के कहने पर महाराणा राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था।
तो देखिए ये थे मुख्यतः 3 कारण राजसमंद झील के निर्माण के पीछे। अब जो आपको अगली बात ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है कि राजसमंद झील की जो पाल बांधी थी, इसकी नींव लगाई थी, वो एक लोक देवी ने लगाई थी। किसने लगाई थी? घेवर माता ने। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए राजसमंद झील की पाल घेवर माता द्वारा बांधी गई थी एवं इसी झील के किनारे घेवर माता की छतरी भी बनी हुई है। घेवर माता के बारे में यह कहा जाता है कि घेवर माता एकमात्र ऐसी लोक देवी है जो बिना अपने पति के सती हुई थी। तो इस बात का भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा आप इस बात का भी ध्यान रखना कि राजसमंद झील कौन से जिले में है? राजसमंद झील राजसमंद जिले में ही है। झील का नाम और जिले का नाम एक ही है, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है कि राजसमंद झील को कौन सी नदी पर बनाया गया था? तो गोमती नदी पर बनाया गया था। इसका आप ध्यान रखना। देखिए महाराणा राज सिंह प्रथम ने गोमती नदी के पानी को रोक करके राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। देखिए एक बार मैं आपको दिखाता हूँ राजसमंद झील। देखिए ये राजसमंद झील है और इसको पाल कहा जाता है। ये सीढ़ियां जो आपको दिख रही है इसी को इसकी पाल कहा जाता है। और ये छतरियां जो आपको दिख रही है, इन छतरियों की कुल संख्या कितनी है? 9 संख्या है। 3 तो आपको दिख रही होगी, 1 2 3, कुल मिलाकर के 9 छतरियां हैं। इन 9 छतरियों के कारण ही इस झील की पाल को क्या कहा जाता है? 9 चौकी पाल कहा जाता है। और ये जो सीढ़ियां दिख रही है यहाँ पर शिलाएं लगी हुई है, 25 बड़ी बड़ी शिलाएं लगी हुई है और उन पर 24 सर्गों का 24 पैराग्राफ्स का क्या लिखा हुआ है? राज प्रशस्ति महाकाव्य लिखा हुआ है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए इस झील की 9 चौकी पाल पर संस्कृत भाषा में 25 बड़ी शिलाओं पर 24 सर्गों का अर्थात 24 पैराग्राफ्स का क्या लिखा हुआ है? राज प्रशस्ति महाकाव्य। और राज प्रशस्ति महाकाव्य में कुल कितने श्लोक हैं? 1106 श्लोक हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए एवं 1106 श्लोकों का राज प्रशस्ति महाकाव्य उत्कीर्ण है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है कि इस महाकाव्य की भाषा क्या है? संस्कृत है, लेकिन विशेष तौर पे ध्यान रखना इसकी भाषा का आपसे पूछा जा सकता है। इस महाकाव्य की भाषा क्या है? संस्कृत है। इस महाकाव्य की रचना किसने करी थी? राज प्रशस्ति को पहले कागज में किसने लिखा था? तो रणछोड़ भट्ट तैलंग ने। इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए राज प्रशस्ति की रचना रणछोड़ भट्ट तैलंग ने की थी और यह महाकाव्य विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है, तो शिलालेख सबसे बड़ा कौन सा होगा? राज प्रशस्ति ही विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है। शिला का मतलब होता है पत्थर, पत्थर पर लिखा हुआ लेख, उसी को कहा जाता है शिलालेख। तो ये विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख भी है। भाषा इसकी संस्कृत है। रचना किसने की थी? रणछोड़ भट्ट तैलंग ने पहले इसको कागज पर लिखा था, उसी को रचनाकर कहते हैं, रचना करना कहते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए अब बात करते हैं राजसमंद झील की लंबाई चौड़ाई के बारे में। तो देखिए ऐसा कहा जाता है कि राजसमंद झील की जो कुल लंबाई है वो 23 मील है, जबकि इसकी चौड़ाई 1.5 मील है। और इसका संपूर्ण जलग्रहण क्षेत्र कितना है? 195 वर्ग मील। किताबों में मील में दिया हुआ है, तो इसका आप ध्यान रखना। इसके अलावा देखो जो इसका जो बांध बना हुआ है, कंक्रीट की जो दीवार बनी हुई है, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? तो इसके बांध की कुल लंबाई 200 गज है, जबकि चौड़ाई 70 गज है। ऑथेंटिक किताबों में गज में दिया हुआ है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। इसके अलावा देखो ये बात तो हमने कर ली है कि इस बांध के नीचे वाले स्थान पर 3 बड़े चबूतरे बने हुए हैं और प्रत्येक चबूतरे पर 3-3 कुल 9 मंडप बने हुए हैं। और इसी कारण इस झील की पाल को क्या कहा जाता है? 9 चौकी पाल कहा जाता है। देखिए इन 9 मंडप के कारण ही इस झील की पाल को क्या कहा जाता है? 9 चौकी पाल कहा जाता है। एक बार देखिए मैं फिर से आपको दिखाता हूं। ये जो 3-3 मंडप आपको दिख रहे हैं, ऐसे 3 किसी दूसरी साइड में बने हुए हैं और 3 किसी दूसरी साइड में हैं। कुल मिलाकर के छतरियां या मंडप, इनकी संख्या 9 है और इन छतरियों के कारण ही इसको 9 चौकी पाल कहा जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखना। देखिए इन 9 मंडप के कारण ही इस झील की पाल को 9 चौकी पाल कहा जाता है। इसके अलावा आप इस बात का भी ध्यान रखना कि सन 1643 ईस्वी में महाराणा राज सिंह ने अजमेर की यात्रा करी थी। और जब महाराणा राज सिंह अजमेर गए थे तो ये आना सागर झील पर घूमने के लिए गए थे। और आना सागर झील पे क्या है कि जो मुगल बादशाह शाहजहां था, शाहजहां ने 12 दरियों का निर्माण करा रखा है। और उन 12 दरियों को देखते हुए ही महाराणा राज सिंह ने राजसमंद झील पर इन मंडपों का निर्माण करवाया था। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए इन मंडप का या छतरियों का निर्माण महाराणा राज सिंह ने अजमेर की आना सागर झील पर शाहजहां द्वारा बनवाई गई 12 दरियों से प्रभावित होकर करवाया था।
इसके अलावा देखिए इस बात का भी ध्यान रखना कि इस झील के निर्माण में कुल 46,000 व्यक्तियों को तो भोजन करवाया गया था, जबकि 60,000 व्यक्तियों ने इस झील के निर्माण में अपना योगदान दिया था। देखिए राजसमंद झील को बनाने में 60,000 श्रमिकों ने अपना योगदान दिया था और इस झील को बनाने में कुल 1,05,07,608 रुपए खर्च हुए थे। तो इस बात का भी ध्यान रखना। देखिए इस झील को बनवाने में 1,05,07,608 रुपए खर्च हुए थे और कितने व्यक्तियों को भोजन करवाया गया था? 46,000 व्यक्तियों को। देखिए इस झील की प्रतिष्ठा पर 46,000 व्यक्तियों को भोजन करवाया गया था और जब इस झील की प्रतिष्ठा हुई थी तो इसमें राजस्थान के करीब करीब सभी राजा उपस्थित हुए थे। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए इस झील की प्रतिष्ठा के अवसर पर राजस्थान के ज्यादातर शासक उपस्थित हुए थे। इसके अलावा आप इस बात का भी ध्यान रखना कि राज प्रशस्ति महाकाव्य किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है, लेकिन अंतिम कुछ पंक्तियां इसकी हिंदी में भी लिखी गई है। उन हिंदी की पंक्तियों में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं मिलती, केवल और केवल इसके शिल्पियों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो देखिए इस प्रशस्ति के अंत में हिंदी भाषा की कुछ पंक्तियां भी लिखी हुई है, जिसमें इस तालाब के निरीक्षकों एवं मुख्य शिल्पियों की जानकारी प्राप्त होती है। और इस बात का भी ध्यान रखना कि राजसमंद झील को किसने बनवाया था? महाराणा राज सिंह प्रथम ने। लेकिन इस स्थान पर सर्वप्रथम अगर किसी ने बांध बनवाने का प्रयास किया था तो किसने किया था? महाराणा प्रताप के पुत्र महाराणा अमर सिंह प्रथम ने किया था। लेकिन उस समय क्या हुआ था? बांध टूट गया था, गोमती नदी में बाढ़ आ गई थी, इसीलिए वो बांध टूट गया था। देखिए महाराणा अमर सिंह प्रथम ने भी अपने शासनकाल में यहां पर झील बनवाने का कार्य प्रारंभ करवाया था, परंतु उस समय गोमती नदी का वेग बहुत तीव्र था, इसीलिए बांध टूट गया था। इसके अलावा आप इस बात का भी ध्यान रखना कि जब कभी भी आप राजसमंद झील घूमने जाएं तो वहां पर जो नौ चौकी पाल है उसके बाहर एक व्यक्ति की मूर्ति आपको दिखाई देगी। वो मूर्ति किस व्यक्ति की है? वर्णोल के ठिकानेदार आनंद सिंह राठौड़ की। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए नौ चौकी पाल के दरवाजे के बाहर वर्णोल के जागीरदार राठौड़ आनंद सिंह की मूर्ति भी लगी हुई है। राठौड़ आनंद सिंह कौन थे? देखिए ऐसा कहा जाता है कि जब औरंगजेब मेवाड़ अभियान पर आया था तो महाराणा राज सिंह को डर था कि कहीं औरंगजेब इस राजसमंद झील को ना तोड़ दे, इससे क्या होगा? मेवाड़ में बाढ़ आ सकती है। इसीलिए महाराणा राज सिंह ने अपने जितने भी बड़े बड़े सेनाधिकारी थे उनको राजसमंद झील की सुरक्षा के लिए राजसमंद झील पर भेज दिया था। लेकिन बाद में क्या हुआ? औरंगजेब तो मंदिरों को तोड़ रहा था, इसीलिए महाराणा राज सिंह ने अपने बड़े बड़े सेनाधिकारियों को वापस से अपने पास बुलाया। लेकिन उस पत्र में क्या हुआ? महाराणा राज सिंह ने वर्णोल के जागीरदार राठौड़ आनंद सिंह का नाम लिखना वे भूल गए, इसीलिए आनंद सिंह महाराणा राज सिंह प्रथम के पास नहीं गए और जब औरंगजेब की सेना राजसमंद झील के पास आई तो उनसे अकेले लड़कर के मारे गए थे। इसीलिए वर्णोल के ठिकानेदार राठौड़ आनंद सिंह की मूर्ति राजसमंद झील के बाहर लगी हुई होती है। तो इसका भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा देखो कुछ बातें, कुछ जानकारियां और है, इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, एक बार आप इसको पढ़ लेना अच्छे से। तो चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए अब देखिए, ऐसा कहा जाता है कि महाराणा राज सिंह प्रथम ने राजसमंद झील के बिल्कुल पास ही एक कस्बा बसाया था, उस कस्बे को कहा जाता है राजनगर। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए महाराणा राज सिंह प्रथम ने राजसमंद झील के पास में राजनगर कस्बा बसाया था तथा इस कस्बे के पास में कुछ महलों का निर्माण करवाया था। उन महलों को कहते हैं सर्व ऋतु विलास। तो देखिए शिल्पकला हेतु प्रसिद्ध सर्व ऋतु विलास महल भी बनवाए थे। और इसके अलावा जो आपको अगली बात ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है कि महाराणा राज सिंह प्रथम की माता का नाम क्या था? जनादे। और जनादे को करमेती के नाम से भी जाना जाता है। महाराणा राज सिंह प्रथम ने अपनी माता जनादे के नाम पर उदयपुर में एक स्थान आता है बड़ी गांव, बड़ी गांव में जनसागर तालाब का निर्माण भी करवाया था। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए अपनी माता जनादे या करमेती के नाम पर उदयपुर के बड़ी गांव में जनसागर तालाब का निर्माण भी महाराणा राज सिंह प्रथम ने करवाया था। इसके अलावा देखिए महाराणा राज सिंह प्रथम की एक रानी थी, उनका नाम था राम रसदे। राम रसदे ने क्या किया था? देवबारी में एक बावड़ी का निर्माण करवाया था, उस बावड़ी को कहा जाता है जया बावड़ी। तो देखिए महाराणा राज सिंह की रानी राम रसदे ने देवबारी में जया बावड़ी का निर्माण करवाया था और इसी जया बावड़ी को क्या कहा जाता है? त्रिमुखी बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका भी आप ध्यान रखना। देखिए इसी जया बावड़ी को वर्तमान में त्रिमुखी बावड़ी भी कहा जाता है। चाहे त्रिमुखी बावड़ी कह लो चाहे जया बावड़ी कह लो, एक ही बात है। इसके अलावा देखिए महाराणा राज सिंह प्रथम ने उदयपुर में गणेश जी का मंदिर बनवाया था, उस मंदिर को कहा जाता है बोहरा गणेश मंदिर। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए महाराणा राज सिंह प्रथम ने उदयपुर में बोहरा गणेश मंदिर का निर्माण भी करवाया था।
एवं इसके अलावा महाराणा राज सिंह ने अंबिका माता मंदिर या अंबा माता मंदिर का निर्माण भी करवाया था। तो इस बात का भी ध्यान रखना। देखिए, अंबा माता मंदिर या अंबिका माता के मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया था? महाराणा राज सिंह प्रथम ने करवाया था। यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखना कि हमने जगत अंबिका मंदिर के बारे में पढ़ा है, ये वाला मंदिर उस जगत अंबिका मंदिर से अलग है, तो कंफ्यूज मत होना। देखिए, यह मंदिर जगत अंबिका मंदिर से अलग है। जगत अंबिका मंदिर को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। इस मंदिर के बारे में अर्थात जगत अंबिका मंदिर के बारे में हमने पहले पढ़ा है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। महाराणा राज सिंह ने जो अंबा माता का मंदिर बनवाया है या अंबिका माता का मंदिर बनवाया है, वो इस जगत अंबिका मंदिर से अलग है। तो चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए अब बात करते हैं महाराणा राज सिंह की मृत्यु किस प्रकार से हुई। तो देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जब औरंगजेब मेवाड़ अभियान पर आया था, तो उस समय महाराणा राज सिंह पहाड़ों में चले गए थे, और उन पहाड़ों में रहते हुए महाराणा राज सिंह मेवाड़ में गांव आता है, उस गांव को कहा जाता है ओड़ा गांव। ओड़ा गांव में महाराणा राज सिंह रहा करते थे, और उसी गांव में रहते हुए इन्हीं के किसी परिचित ने, विश्वास के व्यक्ति ने इनको खाने में जहर देकर के मार डाला था। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, 1680 ईस्वी में ओड़ा गांव में किसी अपने विश्वास वाले व्यक्ति द्वारा विष दिए जाने के कारण राज सिंह की मृत्यु हो गई थी। तो हम ये कह सकते हैं कि महाराणा राज सिंह ने भी महाराणा प्रताप की तरह मुगलों की अधीनता में रहना स्वीकार नहीं किया। तो देखिए, इस प्रकार राज सिंह ने भी महाराणा प्रताप की तरह मुगलों की अधीनता में रहना स्वीकार नहीं किया। इसके अलावा आप इस बात का भी ध्यान रख सकते हैं कि मेवाड़ में जो सलम्बुर की जागीर आती है, वो किसको दी गई थी? मेवाड़ के भीष्म या राजस्थान के भीष्म राणा चूड़ा को दी गई थी, एवं उनके वंशजों को स्थायी तौर पे दी गई थी। लेकिन महाराणा राज सिंह मेवाड़ के वे प्रथम शासक थे जिन्होंने सलम्बुर की जागीर राणा चूड़ा के वंशजों से छीन ली थी। देखिए, हुआ ऐसा था कि महाराणा राज सिंह जब मेवाड़ के शासक बने थे, तो उस समय सलम्बुर के जागीरदार कौन थे? रघुनाथ सिंह चूड़ावत थे। लेकिन महाराणा राज सिंह प्रथम को रघुनाथ सिंह चूड़ावत पर कुछ संदेह हो गया, इसीलिए महाराणा राज सिंह ने रघुनाथ सिंह चूड़ावत से सलम्बुर की जागीर छीन करके पारसौली के एक जागीरदार थे, उनका नाम था केसरी सिंह चौहान, केसरी सिंह चौहान को दे दी थी। तो देखिए, लिखिए एक बार, महाराणा राज सिंह ने सर्वप्रथम राणा चूड़ा एवं उनके वंशजों को दी गई सलम्बुर की जागीर रघुनाथ सिंह चूड़ावत से छीनकर पारसौली के चौहान केसरी सिंह को दे दी थी। परंतु ये जो पारसौली के सामंत थे चौहान केसरी सिंह का इतना साहस नहीं हुआ कि वे जाकर के सलम्बुर पर अपना अधिकार कर सकें। तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए, चौहान केसरी सिंह सलम्बुर की जागीर पर अधिकार करने का साहस नहीं कर पाए। और ये जो रघुनाथ सिंह चूड़ावत है, रघुनाथ सिंह चूड़ावत हाडी रानी सहल कंवर के पति रतन सिंह चूड़ावत के पिता थे। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। हाडी रानी सहल कंवर के पति रतन सिंह चूड़ावत रघुनाथ सिंह चूड़ावत के ही पुत्र थे। और जब महाराणा राज सिंह ने रघुनाथ सिंह चूड़ावत से सलम्बुर की जागीर छीन ली थी, तो उसके बाद में रघुनाथ सिंह चूड़ावत काफी क्रोधित हो गए और अपनी सलम्बुर की जागीर का सारा कामकाज अपने पुत्र रतन सिंह चूड़ावत को संभला करके ये स्वयं औरंगजेब की सेवा में चले जाते हैं। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए, राज सिंह द्वारा अपनी जागीर चौहान केसरी सिंह को दिए जाने के कारण रघुनाथ सिंह सलम्बुर की जिम्मेदारी अपने पुत्र रतन सिंह चूड़ावत को संभलाकर क्रुद्ध होकर औरंगजेब की सेवा में चले गए थे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि वास्तव में महाराणा राज सिंह को रघुनाथ सिंह चूड़ावत पर संदेह किस बात का हुआ था। तो देखिए, हुआ ऐसा था सन 1654 ईस्वी में जब महाराणा राज सिंह ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत का कार्य बहुत तेज कर दिया था, तो शाहजहां ने क्या किया था, अपने सेनाधिकारी सादुल खान को चित्तौड़ भेज करके चित्तौड़ की जो भी मरम्मत की गई थी उसको पुनः तुड़वा दिया था। और उसके बाद में शाहजहां ने महाराणा राज सिंह से संधि करने के लिए अपने एक मुंशी को भेजा था, मुंशी चंद्रभान को। जब मुंशी चंद्रभान मेवाड़ आया था, चित्तौड़ आया था, तो मुंशी चंद्रभान को मेवाड़ के कुछ सामंतों ने यह कहा कि मेवाड़ में जो सबसे योग्य सामंत है वो कौन है? सलम्बुर के जागीरदार रघुनाथ सिंह चूड़ावत सबसे योग्य व्यक्ति है। इसीलिए मुंशी चंद्रभान ने रघुनाथ सिंह चूड़ावत को मुगल सेवा में लेकर जाने का प्रयास किया, लेकिन रघुनाथ सिंह चूड़ावत ने मुगल सेना में जाने के लिए मना कर दिया था। लेकिन मेवाड़ के कुछ चापलूस सामंतों ने क्या किया, रघुनाथ सिंह चूड़ावत के बारे में महाराणा राज सिंह को भड़का दिया और यह कहा कि रघुनाथ सिंह चूड़ावत तो मेवाड़ को छोड़ करके मुगल सेवा में जाना चाहते हैं। सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करके महाराणा राज सिंह ने रघुनाथ सिंह चूड़ावत से इसीलिए सलम्बुर की जागीर छीन ली थी। तो चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए अब देखिए,
महाराणा राज सिंह प्रथम के दरबार में कुछ प्रसिद्ध विद्वान भी रहा करते थे, तो आपको उन विद्वानों के बारे में पता होना चाहिए। देखिए मेवाड़ में एक प्रसिद्ध ग्रंथ आता है राज रत्नाकर। राज रत्नाकर के लेखक कौन थे? सदाशिव भट्ट। सदाशिव भट्ट महाराणा राज सिंह प्रथम के दरबारी कवि एवं लेखक थे। तो देखिए राज रत्नाकर के लेखक सदाशिव भट्ट एवं राज प्रशस्ति के लेखक कौन थे? रणछोड़ भट्ट तैलंग। रणछोड़ भट्ट तैलंग ने एक और ग्रंथ की रचना की थी, अमर काव्य वंशावली। तो रणछोड़ भट्ट तैलंग भी महाराणा राज सिंह प्रथम के दरबारी कवि एवं लेखक थे। देखिए अमर काव्य वंशावली तथा राज प्रशस्ति के लेखक रणछोड़ भट्ट तैलंग महाराणा राज सिंह प्रथम के दरबारी कवि एवं लेखक थे। देखिए यहां पर आप कंफ्यूज मत होना, आपने ग्रंथ का नाम सुना होगा राज विनोद का। यह ग्रंथ कौन सा है? यह ग्रंथ तो है राज रत्नाकर। आपने राज विनोद का नाम भी सुना होगा, और राज विनोद के लेखक कौन थे? उनका नाम भी सदाशिव भट्ट ही था, लेकिन यह सदाशिव भट्ट अलग है, जबकि राज विनोद के लेखक सदाशिव भट्ट अलग हैं। राज विनोद के लेखक सदाशिव भट्ट कहाँ के दरबारी कवि थे? वे बीकानेर के शासक राव कल्याणमल के दरबारी कवि थे। तो कंफ्यूज मत होना। देखिए राज विनोद सदाशिव भट्ट ये कहाँ के थे? बीकानेर के शासक कल्याणमल के दरबारी कवि थे, जबकि ये राज रत्नाकर के लेखक सदाशिव भट्ट कौन है? महाराणा राज सिंह प्रथम के दरबारी कवि हैं। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो गया आप। अब देखिए प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने महाराणा राज सिंह के बारे में क्या कहा है, एक बार देखिएगा। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने महाराणा राज सिंह के लिए लिखा है कि वे स्वयं एक अच्छे कवि, विद्वानों के पोषक एवं प्रशंसक थे। संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा और डिंगल भाषा को जितना प्रश्रय महाराणा राज सिंह के शासन काल में मिला, उतना महाराणा कुंभा को छोड़कर अन्य किसी भी शासक के समय में नहीं मिला। और अब जो महाराणा राज सिंह के बारे में आपको अंतिम बात ध्यान रखनी है, वो क्या ध्यान रखनी है कि महाराणा राज सिंह प्रथम ने मीणाओं को भी भूमि दान दिया था, और उनमें से जो मीणाओं का सबसे प्रमुख नेता था उसका नाम था पीथा। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए महाराणा राज सिंह प्रथम ने मीणाओं को भी भूमि दान दिया था, जिनमें मीणाओं के प्रमुख सरदार का नाम क्या था? पीथा था। तो ये था महाराणा राज सिंह का संपूर्ण इतिहास। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में हम केवल इतना ही करेंगे, मिलते जल्दी अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों।